नया पुराना एकांकी, दो मूल्यों की टकराहट। एक तरफ वैद्य जी हैं, एक तरफ प्रिंसिपल साहब हैं। 60,000 के गहने हैं। एकांकी बहुत पहले लिखी गई तो उस वक्त में 60,000 की कीमत बहुत ज़्यादा थी। वैद्य जी कहते हैं गबन कर जाओ, हड़प जाओ, 60,000 के गहने हैं, अगर तुम वापस दोगे तो तुम मूर्ख हो। प्रिंसिपल साहब अपनी ईमानदारी पे कायम हैं, दृढ़ हैं, मना करते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। दो मूल्यों की टकराहट, देखते हैं कौन जीतता है। हाँ, देवचंद अपने मन से लड़ते हुए। जब आपको ऐसा कोई काम करना होता है जो नैतिक दृष्टि से गलत है तो आपकी आत्मा आपके सामने खड़ी हो जाती है। हमारी आत्मा, हमारा नैतिक मन हमारे सामने खड़ा हो जाता है, सवाल करता है, हमें रोकता है। लेकिन हमारी लालसा, हमारी इच्छा, या कहें कि हमारा लोभ, हमारा लालच उस नैतिक मन को कभी कभी दबा देता है और हम अपने लोभ में, लालच में अपने गलत कामों को अंजाम देते हैं। केवल उस क्षण का भला देखते हैं, केवल तत्क्षण का भला देखते हैं, लंबे लॉन्ग टर्म का भला नहीं देखते और भविष्य भी नहीं देख पाते। तो इसका मन से लड़ता है, नहीं नहीं मेरा स्कूल। फिर उठकर बेचैनी से घूमने लगता है, मेरा स्कूल का क्या होगा, मैंने बड़ी मेहनत से स्कूल खड़ा किया है, लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाता हूँ, बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाता हूँ, अगर मैं ही ऐसा काम करूँगा तो फिर क्या होगा, नहीं नहीं मेरा स्कूल। रविदत्त वैद्य जी बोलते हैं 60,000 रुपयों में तुम ऐसे 10 स्कूल चला सकते हो, क्या रखा है इस स्कूल में। देवचंद 12 वर्ष के परिश्रम और ईमानदारी से हासिल की हुई मेरी प्रतिष्ठा, इस प्रतिष्ठा का क्या होगा जो 12 वर्ष के परिश्रम से हासिल की है, जो 12 वर्ष की मेहनत से हासिल की है। इस रुपए के बल पर सिर्फ 2 वर्षों में तुम इससे कई अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो। कौन कह रहा है? वैद्य जी। दयानतदारी, मेरी ईमानदारी का क्या होगा। रुपए का दूसरा नाम ही दयानतदारी है। गरीब की ईमानदारी भी बद दयानती समझी जाती है। गरीब को तो ईमानदार रहने का भी हक नहीं है। रुपए का दूसरे नाम ही ईमानदारी है। देवचंद तुम मुझे बहकाओ नहीं रवि, तुम रानी हार वापस दे दो। तुम तो जो मेरा रानी हार लिया था वापस दे दो, मुझे बहकाओ नहीं। मैं कोई पैसे वैसे का गबन नहीं करने जा रहा। 60,000 रुपये हैं, 60,000 के गहने हैं। देवचंद अनुनय के स्वर में विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है, बहकाओ नहीं भाई, तुमने हार लिया है, वापस दे दो। रवि केवल हंसकर बाल बनाने लगता है। तो क्या मतलब है इसका कि इसकी देने की नीयत नहीं है, और अपने दोस्त को भी भड़काता है कि तू भी खा जा। तुम नहीं जानते रवि, लिली की माँ ने मुझ पर कितना विश्वास किया। आखिर मेरी पोजीशन ही क्या है, एक साधारण प्राइवेट स्कूल का मामूली प्रिंसिपल, जिसे तुम मैनेजर भी कह सकते हो और टीचर भी। मेरे स्कूल में 150 लड़कियां पढ़ती है, माना, लेकिन 150 लड़कियों को पढ़ाने वाले इस टीचर पर कौन इतना सा विश्वास कर सकता है, इतना विश्वास कर सकता है। लिली की माँ ने किसी तरह संकोच किए बिना आपदा के समय अपने 60,000 के गहने मेरे हवाले कर दिए। नहीं नहीं, मैं उसके विश्वास को खोना नहीं चाहता। और फिर बेचैनी से घूमने लगता है। अब वैद्य जी ठहरे भोग विलास में डूबने वाले भौतिकतावादी इंसान फिर से भड़काते हैं, बाल आदि बनाकर शीशे और कंघी को तिपाई पर रखते हुए। अब देखो कि ये बार बार बाल बनाता है और बार बार इस शीशे के सामने ही खड़ा है। जब से हम एकांकी हमने शुरू की तब से शीशे के सामने है और बाल बना रहा है, और कभी कोट ठीक करता है, कभी टाई ठीक करता है। तो किस तरह की मनोवृत्ति झलक रही है इससे? भौतिकतावादी। हाँ, भौतिकतावादी मनोवृत्ति, खाओ पियो ऐश करो वाली मनोवृत्ति दिखती है, क्योंकि ये लगातार कंघी और शीशे के सामने है, अपने बाल बनाता है, कभी टाई ठीक करता है, कभी कोट ठीक करता है। और जो इतना सीरियस मैटर है
उस मैटर पे अपनी राय क्या देता है कि तुम पैसे हड़प जाओ। और देखो आगे, अंगीठी से क्रीम लेकर मुंह पर मलता है। एक डिबिया से क्रीम निकालता है और खुद मुंह पर रगड़ने लगता है। तो क्या झलक रहा है इसकी लाइफ स्टाइल से? भोगवादी प्रवृत्ति, भौतिकतावादी प्रवृत्ति। दूसरी तरफ कौन है? प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब बोलते हैं, तुमने जब रानी हार मांगा था तो यही कहा था कि उससे पूछने की क्या ज़रूरत है। उससे? किससे? लिली की माँ से। तुम जो गहना चाहो अपने काम में ला सकते हो, लेकिन तुम याद होगा मैंने उस समय भी यही उत्तर दिया था कि यह गहना जिसकी अमानत है उसकी परमिशन लिए बिना मैं गहनों का हाथ नहीं लगा सकता। और उसका विश्वास तो देखो। उसने कहा, भाई साहब मुझे पूछने की क्या ज़रूरत थी, जब गहने तो आप ही के पास हैं तो उठा कर दे देते। फिर कमरे में घूमने लगता है देवचंद। यह सब क्यों हुआ? उसने मुझ पर क्यों इतना विश्वास किया? तुम शायद नहीं समझ सकते। यह सब विश्वास, यह सब भरोसा मैंने 12 साल की कठिन मेहनत से हासिल किया है। तुम क्या चाहते हो कि इस विश्वास को लोलुपता के एक क्षण में गंवा दूँ? नहीं, ये विश्वास बहुत मुश्किल से मुझे मिला है। 12 साल हो गए स्कूल चलाते हुए, तब जाके ये विश्वास मुझे मिला है। मैं थोड़े से लोभ से इस विश्वास को नहीं तोड़ सकता। रविदत्त कोट पहनता हुआ हंसता है। फिर देखो ये इसकी लाइफ स्टाइल देखो, कोट, क्रीम, कंघा, कांच, इसके बाहर ये निकल नहीं पा रहा। अरे किसका विश्वास? कैसा विश्वास और कैसा भरोसा? लिली की माँ के सब गहने वह तुम्हें नहीं देती तो क्या करती? यदि उसके पास उसके गहने रहते तो उसका शराबी पति अब तक उसे कब का ठिकाने लगा चुका होता। उसने तुम्हें दे दिए तो तुम्हारे पास बचने की 100% आशा थी उसको। उसके यहाँ तो ये जरा भी आशा न थी। और कमल? रविदत्त लगभग चीख कर बोलता है, कमल वह शिरफिरा लेखक, उसकी संगति ने तुम्हें इतना गिरा दिया है कि आज तुम बद दानी को खूबी समझने लगे हो। चोरी को बद दयानत यानी चोरी, गैर ईमानदारी। हरिकृष्ण की दुकान से मैंने उसे 20 रुपये की किताबें ला कर दी थी। आज 1 साल होने को आया है, उसने 1 पैसा तक नहीं लौटाया। दुकानदार के तगाजों से नाक में दम आ गया है। मैंने कमल से उसका हिसाब चुकाने को कहा तो हंसकर बोला कि इन पूंजीपतियों के तो पैसे लूट लेने चाहिए, पैसे मार लेने चाहिए, और ऐसा करना गलत भी नहीं है। आखिरकार वे रुपए मुझे देने पड़े। छल, कपट, धोखा, फरेब, बदमाशी, जालसाजी, हर एक के लिए वह अपने प्रगतिशील फ़लसफ़े में से कोई ना कोई दलील निकाल लेता है। फ़लसफ़ा यानी सिद्धांत। तो अपने छल कपट के लिए, अपने धोखे फरेब के लिए, अपनी बदमाशी के लिए कोई ना कोई दलील निकाल लेता वो, और अपनी बात को सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। कमल प्रगतिशील नहीं, अप्रगतिशील है, प्रकृति के नाम पर कलंक है। डॉक्टर साहब बोलते हैं, कपड़ों की अलमारी में रुमाल ढूंढते हुए। देखो ये क्या ढूंढता है, कभी कंघी, कभी कांच, कभी क्रीम, कभी कोट, और अब क्या ढूंढ रहा है? रुमाल। तुम्हारे भाग्य में असफल रहना ही लिखा है देवचंद। देवचंद बोलता है, बाहरी सफलता ही सब कुछ नहीं है, आंतरिक सफलता भी कोई चीज़ है। आदमी बाहर से कितना ही ऊंचा हो जाए, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन उसकी आत्मा अगर उसको कचोटती रहे तो उसका भी तो एक मूल्य है। तो यही ये प्रिंसिपल बताता है इस डॉक्टर को, मेरी आत्मा में शांति है, मुझे इन बाहरी सफलताओं से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अंतर्मन की सफलता पे ध्यान देता हूँ। बाह्य शांति की अपेक्षा मैं आंतरिक शांति को अधिक महत्व देता हूँ। और कमरे में तेज़ तेज़ घूमने लगता है कि बाहरी शांति है, इसकी जगह मैं अपने मन की शांति पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, महत्व देता हूँ। रविदत्त शीशे में देख कर टोपी को सिर पर सजाता हुआ अभी आ गया टोपी पर। कोट, बेल्ट, टाई, कंघी, क्रीम, रुमाल और अब टोपी। और फिर बोलता है टोपी लगाते हुए, यह कायरो का फ़लसफ़ा है, ये कायरो का सिद्धांत है आंतरिक शांति की बात करना। और तुम कायर हो क्योंकि तुमसे पैसे नहीं खाए जा रहे, क्योंकि तुमसे गहने नहीं खाए जा रहे, तुम कायर हो। देवचंद पलट कर बोलता है, फ़लसफ़ा छोड़ो, तुम ये बताओ कि रानी हार दोगे या नहीं दोगे। तेरे सिद्धांत तो छोड़ दे, फ़लसफ़ा नहीं सिद्धांत। तो ये बता कि जो रानी हार उधार लिया है वो किसी और की अमानत है, उसको लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। रवि केवल हंसता है। जो रवि है, जो वैद्य है, डॉक्टर है, वो केवल हंसता है। देखो 4 महीने तुम्हारी शादी को हो गए, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, पर अमानत तो अमानत है। अब जहाँ से उसे लिया है वहीं उसे रख देना चाहिए।
भाई देखो 4 महीने हो गए, तुमने अपनी शादी के टाइम पे मुझसे लिया था, अब तुमने अपनी बीवी को दे दिया वो, अब 4 महीने वापस दो, 4 महीने के बाद तुम्हें लौटाना चाहिए। दुख और क्षोभ के स्वर में, तो क्या तुम सचमुच रानी हार नहीं दोगे? जब वो ऐसा नाटक करता है नहीं देने का कि टोपी खुद के सर पर से उठाकर रवि के सर पर रख देता है और हंसता है, तो इसको लगता है कि ये तो नहीं देगा। देवचंद को लगता है कि ये तो पैसा नहीं देगा, ये तो रानी हार नहीं देगा। तो ये बोलता है कि क्या तू सचमुच रानी हार नहीं देगा? और इतने दिनों से हम इस मकान में इकट्ठे रहते आए हैं, इस मकान में दोनों एक साथ रहते हैं, किसी दूसरे को भी ये नहीं मालूम कि हम संबंधी नहीं है, केवल मित्र हैं। कोई नहीं जानता इस बात को कि हम दोनों दोस्त हैं, केवल सब तो यही समझते हैं कि हम रिश्तेदार हैं। सब हमें भाई समझते हैं कि हम दोनों भाई हैं। दुख में हमने एक दूसरे का साथ दिया है, किसी तरह का झगड़ा, किसी तरह की लड़ाई हमारे संबंध को तोड़ नहीं सकी। तो क्या तुम इस रानी हार के लिए 10 वर्षों की मित्रता में एक खाई बना दोगे? भरे हुए गले से उसका गला भर आता है, बोलता है रवि। इतने में कमल का प्रवेश होता है। कमल कौन? वही लेखक रविदत्त। अरे क्या है इसके चीख कर, रवि, कमल, मैं पूछता हूँ तुम दुकान पर कब आओगे, कब जाओगे? मैं माँ जी को वहाँ बैठा आया हूँ और दूसरे रोगी भी तो बैठे हैं वहाँ पे। ऐसे पूछता है रवि से, क्या डॉक्टर साहब आप दुकान पे कब जाओगे? बाकी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं और माँ जी को भी बैठाया हूँ वहाँ पे। रविदत्त कोने से छड़ी उठाकर चलता हुआ, क्या हाल है उनका? देव तुम भी उठो, नहाओ, कपड़े पहनो, तुम्हारे स्कूल का भी तो वक्त हो गया, टाइम हो गया। डॉक्टर साहब जा रहे हैं दुकान पर, मरीज बैठे हुए हैं। रवि कमल के साथ चला जाता है और देवचंद कुर्सी में धंस जाता है और मस्तक पर हाथ रखकर सोचने लगता है क्या करें। टेंशन की मुद्रा में प्रतिमा प्रवेश करती है और मस्तक पर हाथ रखकर सोचने लगता है तो प्रतिमा प्रवेश करती है, जो उसकी वाइफ। प्रतिमा, आप अभी तक बैठे हो, स्कूल नहीं जाओगे क्या? और मैं नाश्ता लाने में देर कर दूँ तो आकाश से पर उठा लेता हूँ। मैं अगर थोड़ा लेट हो जाऊँ खाने बनाने में, तो नाश्ता बनाने में, तो आकाश सर पर उठा लेता हूँ। और आज स्कूल नहीं जाना क्या? कब तक बैठे रहोगे? देवचंद दूसरा हाथ भी मस्तक पर रखकर और भी निमग्नता से सोचता है, चलिए नहाइए धोइए, खाना खाइए, माई को चाबियाँ भिजवाई कि नहीं, वह समय पर स्कूल खोले। भाई को चाबियाँ भिजवाई कि नहीं कि वो स्कूल खोल दे टाइम पे। देवचंद लंबी सांस भरकर विवस्था से पीछे की ओर लेट जाता है। उसका सर कुर्सी की पीठ पर और दोनों बाहें दोनों बेबसी से लटक जाती हैं। कुछ देर बाद वह उठता है और उद्विग्नता यानी परेशानी से घूमने लगता है। प्रतिमा, आप इतने उदास और परेशान क्यों हैं? देवचंद, मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? आज रवि ने मुझे एक मुश्किल में डाल दिया है। वैद्य जी ने? हाँ, वैद्य जी ने। क्या बात हुई ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।